अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रफ्ता रफ्ता बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो एजाज को बड़ी फिक्र हुई, इसलिए कि वो रात का वक्त था और उसकी मंजिल अभी काफ़ी दूर थी। रास्ते में उसकी जीप का टायर जवाब दे चुका था, लिहाजा वो उसे सड़क के किनारे छोड़कर इधर किसी साइबान की तलाश में आ निकला था। लेकिन वो एक मैदान था, चटियल मैदान, और वहाँ किसी के घने और सायादार दरख्त के मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जिसके नीचे वो खड़े होकर अपने ऊपर बराह रास्त पड़ती हुई बारिश की बूंदों से किस कदर बच सकता था। फिर भी वो अपने दिल में एक उम्मीद लिए आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने कदमों को तेज तेज उठाता हुआ बहुत दूर चला आया है। लेकिन उसकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। घना और सायादार दरख्त तो एक अलग बात थी, उसे वहां बेबरगोबार कोई सूखा तना भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। एजाज ने पलटकर निगाह सड़क की जानिब डाली जहां वो जीप छोड़कर आया था, लेकिन वहां उसे कुछ नजर नहीं आया। सड़क और जीप उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। उसने फिर घूमकर अपने चारों तरफ देखा, ताहद्दे निगाह हर तरफ उसे धुआंधार बारिश के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। एजाज अब बारिश के पानी में शराबूर हो चुका था। उसके तमाम कपड़े भीगकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। वो गर्मी का मौसम होने के बावजूद इस कदर सर्दी से कांप रहा था। जो ही हवा का कोई झोंका उसके भीगे जिस्म से टकराता, उसके रगों पे में सर्दी की शदीद लहर दौड़ जाती। एजाज के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। वो अपने दिल में ये सोचने लगा कि वो किस मुसीबत में आकर फंस गया है। उसको हालात की संगीनी का इल्म होता तो वो कभी इधर का रोक ना करता। उसने शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में अपनी जीप को इस सड़क पर मोड़ दिया था, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो जल्द अज जल्द अपने गांव पहुंचना चाहता था। उसने शॉर्टकट रास्ते का तयन खुद अपने दिमाग से किया था। इससे पहले वो इस रास्ते से कभी अपने गांव नहीं गया था, मगर अब उससे ये गलती हो गई थी। वो अपनी इस गलती की सज़ा भुगत रहा था। सड़क पर आते ही उसकी जीप का टायर बर्स्ट हो चुका था और बेवक्त की अचानक बारिश ने उसे टायर बदलने की मोहलत तक नहीं दी थी। वो सख्त पछता रहा था कि वो ख्वामख्वाह बारिश से बचने के लिए किसी सायादार घने दरख्त के चक्कर में आ निकला था। इससे तो बेहतर यही था कि वो बारिश में भीगते हुए अपनी जीप का टायर बदल देता। इस तरह कम से कम उसका वक्त तो इतना बर्बाद ना होता। लेकिन उसे क्या मालूम था कि हल्की बूंदाबांदी महज चंद लम्हे में न रुकने वाली है, बल्कि रफ्ता रफ्ता ये तेज़ और मुसलसल बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेगी और इस बारिश से महफूज रहने के लिए उसे कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा। यकायक एक तेज झोंके ने उसके जिस्म को सर्दी से अकड़ा कर रख दिया और अब उसमें जब्त का बिल्कुल भी पारा नहीं रह गया था। यही वजह थी कि वो बिला कुछ समझे बूझे अपना मुंह उठाकर तेजी से एक तरफ भागा कि जैसे वाकई उसे वहां बारिश से महफूज रहने के लिए कोई जगह नजर आ गई हो। लेकिन जगह तो उसे कोई भी नहीं मिली। अलबत्ता चंद कदम आगे बढ़ते ही बारिश का जोर अचानक टूट गया और हवाओं के झक्कड़ चलना भी बंद हो गए और फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी की शक्ल में जो बारिश बाकी रह गई थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और पल भर में आसमान बिल्कुल साफ हो गया। एजाज को ये देखकर बड़ी हैरत हो रही थी कि इस वक्त जहाँ वो मौजूद था वहाँ छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ उगी हुई थी और उसके इर्द गिर्द दूर दूर तक कदरे फासले पर बड़े बड़े और तनावर दरख्त नजर आ रहे थे। यकीनन वो इस चटियल मैदान को उबूर करके उससे मुल्हिक एक घने जंगल में अपने कदम रख चुका था। आसमान देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वहां बारिश की एक बूंद भी न पड़ी हो, लेकिन जगह जगह पानी से भरे हुए छोटे छोटे गड्ढे ये बता रहे थे कि चंद लम्हे पहले जरूर यहाँ तेज बारिश हुई थी। रात की तारीकी में जंगल की फिजा बड़ी पुरस्रार सी लग रही थी और वक्फे वक्फे से उभरने वाले मेंढकों के टटराने की आवाज़ें जंगल की फिजा को और भी पुरस्रार बना देती। उसके दिल में अब वापस सड़क पर जाने और अपनी जीप को खबरगिरी करने का ख्याल आया। यह ख्याल आते ही उसने मुड़कर मैदान की तरफ अपना रुख किया और जो ही आगे बढ़ने के लिए अपना कदम उठाया, फौरन उसके आगे ना जाने कहाँ से एक मोटे सांप ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उस सांप ने उस पर हमलावर होने के लिए अपना फन फैलाया ही था कि वो चीखकर कई कदम पीछे की तरफ हटा और फिर मुखालिफ सिमत में तेजी से भागना शुरू कर दिया और खुद पौधों और झाड़ियों को घबराहट में फलांगता हुआ करीब ही एक बंद के ऊपर आ गया। वो बंद गालिबन पानी को रोकने के लिए बांधा गया था।
एजाज ने अपनी निगाह उठाकर सामने देखा तो उसके सारे बदन में कपकपी तारी हो गई। उसके होशो हवास बेकाबू होने लगे। उसके सामने ठाठे मारता हुआ दरिया मौजज़न था और उसकी मुंहजोर और सरकश लहरें बंद से टकराकर कई कई फुट बुलंदी तक ऊपर उठती और अपनी हैबतनाक आवाज से उसका दिल दहलाकर खामोश हो जाती। ये मंजर एजाज के लिए बड़ा भयानक था। सामने दूर दूर तक उसे बल खाता हुआ और मचलता हुआ दरिया नजर आ रहा था और उसके पीछे दरख्तों और झाड़ियों से ढका हुआ एक खतरनाक जंगल था जिसमें अचानक नमूदार होने वाले एक मोहलिक सांप से अपनी जान बचाकर वो इस बंद तक पहुंचा था। लेकिन अब भी उसे अपनी जान महफूज नहीं लग रही थी। वो पूरी तरह अपने होशो हवास को संभालते हुए वहां से छुटकारा पाने की कोई सबील तलाश करने की कोशिश कर रहा था। रात के अंधेरे में उसे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो किस तरफ आ गया है और उसे अब किस तरफ का रुख करना चाहिए। जिस मैदान से होकर वो यहाँ आया था वो मैदान भी उसे अब नजर नहीं आ रहा था। सड़क और जीप की निशानदेही करना तो बहुत दूर की बात थी। एजाज इस मकाम पर तन्हात खड़ा था। किसी इंसानी वजूद का वहां कोई आसार तक दिखाई नहीं दे रहा था। दरिया के पानी का हैबतनाक शोर मुसलसल उसके कानों में गूंज रहा था और रात की तारीकी लम्हा ब लम्हा उसके खौफ और दहशत में इजाफा कर रही थी। ताहम उसने हिम्मत पकड़ते हुए अपने आप को हालात के सांचे में ढाल लिया। वो अपने होशो हवास को यकजा करके वहां से फरार होने की कोई राह तलाश करने लगा। उसे दूर एक दरख्त की जड़ में एक अंगारा सा दहकता हुआ अचानक नजर आया। उस जगह एक दहकता हुआ अंगारा देखकर उसे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। उसके सारे बदन में झुरझुरी सी पैदा हो गई और वो फिर से अपने आप को खौफ और दहशत के हिसार में महसूस करने लगा। वो टिकटिकी बांधे उस अंगारे की तरफ देखने लगा। उसे ये फिक्र लाहक हो रही थी कि आने वाले लम्हे में न जाने कौन सी उफ्ताद का अब उसे सामना करना पड़ेगा। वो इसी फिक्र में डूबा हुआ था कि यकायक उसे वो अंगारा कभी तेज कभी मध्यम पड़ता हुआ दिखाई दिया। एजाज ने जरा गहरी और भरपूर नजरों से उस अंगारे की तरफ देखा तो पता चला कि एक मर्द और औरत आमने सामने उस अंगारे पर झुके हुए हैं और उस अंगारे को बारी बारी अपने मुंह से फूंक रहे थे। उनके मुंह से जूं ही कोई फूंक उस अंगारे पर पड़ती वो अंगारा तेज चमक उठता। एजाज को खिलाफ तवक्को इंसानी वजूद देखकर कुछ ढारस सी बंधी। उसने अपने दिल में यह ख्याल किया कि इस बयाबान में दो इंसान ज़रूर उसके लिए कोई रहनुमाई का सबब बन सकते हैं। लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को उठाता हुआ उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा जो उस अंगारे के गिर्द बैठे हुए थे। एजाज ज़रा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उनके सामने एक हुक्का भी पड़ा हुआ है। मर्द ने उस अंगारे पर आखिरी फूंक मारकर उसे चिमटे से उठाया और फिर उसे करीब ही रखी हुई एक चिलम में रख दिया और दूसरे ही लम्हे वहाँ बैठे हुए मर्द और औरत ने बारी बारी हुक्के को अपने मुंह में लेकर पीना शुरू कर दिया। अब एजाज उनके बिल्कुल नज़दीक जाकर खड़ा हो गया था। उस औरत ने शायद उसकी आमद की आहट महसूस कर ली थी। यही वजह थी कि उसने हुक्के का एक तवील कश लेकर अपनी निगाह ऊपर उठाई और फिर उसकी निगाह ऊपर उठी। चंद सानिये तक वो एजाज को टिकटिकी बांधे देखती रही। फिर उसने चौंक कर कहा, एजाज, मेरे बच्चे। और फौरन उसने खड़े होकर फरते जज्बात में उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी हालत को कुछ करार मिला तो उसने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें हमारे लिए जिंदा रखा, वरना हम तो यही समझ बैठे थे कि आतिफ ने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया है। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, मेरे चांद, कि आतिफ ने तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें कहाँ ले जाकर फेंका था? खैर छोड़ो, इस खुशी के मौके पर मौत का जिक्र जाने दो। एजाज, तुम्हारे गम में मैंने और तुम्हारे अब्बा ने अपना क्या हाल बना रखा है। अपना सारा घर छोड़कर हम दोनों जंगल की खाक छानते फिर रहे हैं। इसी दौरान में उस औरत के सामने बैठे हुए उधेड़ उम्र के मर्द की तवज्जो एजाज की तरफ मबजूल हो गई थी। उसने मामले की नोयत को समझते हुए कहा, एजाज, अब तुम एक साए की तरह हर वक्त हमारे साथ रहना ताकि तुम्हें हमसे कोई छीनने न पाए। हाँ एजाज, वरना तुम्हारी जुदाई का गम अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उस औरत ने अपने शौहर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वो दोनों मर्द और औरत इस तरह एजाज से बातें कर रहे थे और एजाज हैरत की तस्वीर बना खामोशी से बारी बारी उन दोनों की शक्लें देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये क्या कह रहे हैं। उसने लम्हे भर को सोचा कि उन्होंने ख्वामखा उसे अपना बेटा तस्वुर कर लिया है, जबकि उन दोनों पर उसका कभी साया तक भी नहीं पड़ा था। एजाज को उनकी दिमागी हालत कुछ दुरुस्त मालूम नहीं हुई और यकीनन
किसी हादसे ने उन्हें पागल और दीवाना बनाकर घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है, और ये हादसा वही हो सकता है जिसे चंद लम्हों में उन्होंने बयान कर दिया था, और जो कि एजाज की समझ में बिल्कुल नहीं आया था। लेकिन एजाज ने उस जानिब अपना ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। उसे तो इस वक्त अपनी फिक्र लगी हुई थी। उन दोनों मर्द और औरत को इस जंगल में देखकर उसकी ढारस बंधी थी, इसलिए वो उनके पास आया था। और ये देखकर इस ढारस में और इजाफा हो गया था कि उन दोनों की तरफ से उसे बड़ी मोहब्बत और अपनायत मिली थी। एजाज उन दोनों के होते हुए अब इस तारीक जंगल में अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसे माँ बाप के रूप में वहाँ अब दो इंसानी वजूद मिल गए थे। वो दोनों उसके लिए बहुत मुफीद और कारामद साबित हो सकते थे। अगर कुछ भी नहीं तो कम अज़ कम वो उनकी मौजूदगी में रात तो इस जंगल में किसी कदर बेखौफी से गुजार सकता था। एजाज ने भी वक्ती तौर पर उन्हें अपना माँ बाप तस्वुर कर लिया। उसकी अव्वलीन तरजीह यही थी कि वो दोबारा अपनी जीप तक पहुंच जाए, क्योंकि बारिश अब थम चुकी थी और वो अपनी जीप का टायर अब आसानी से बदलकर अपने गांव तक बाकी मानदा सफ़र आसानी से तय कर सकता था। उसने चाहा कि वो अपने माँ बाप के सामने लब खोले और वो उनसे ये कहे कि वो उसे सड़क तक पहुंचा दें, इसलिए कि अब रास्ता उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फ़ौरन ही एजाज के दिल में ये ख्याल आया कि ये किस तरह मुमकिन है कि उसके माँ बाप जो उसे अपना सगा बेटा तस्वुर कर बैठे हैं, इतनी आसानी से यूं जीप में बैठकर तन्हा उसे जाने देंगे। इसके अलावा रात भर वो उनके साथ वहाँ रुक भी जाए तो भी सुबह के सामने यही मसला दरपेश होगा। ताहम उसने अपने ख्यालात को नज़रअंदाज करते हुए उस औरत से बड़े अपनायत भरे लहजे में पूछा, माँ जी, क्या आप अब्बा जी के साथ मिलकर मेरी रहनुमाई करेंगी? दरअसल मैं रास्ता भटक गया हूँ। शायद यहाँ से करीब कोई सड़क है जहाँ मेरी जीप खड़ी है, बस मैं वहीं जाना चाहता हूँ। वहीं तुम किस लिए जाना चाहते हो? उस औरत ने एजाज की तरफ अपनी आंखें निकालते हुए कहा। एजाज उस औरत के तेवर देखकर सटपटा सा गया। उसे पहले ही यही तवक्को थी कि वो औरत उसकी जुदाई एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एजाज ने उसे कुछ जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली और वो उसका मुंह तकने लगा। उसे इस तरह खामोश देखकर वो औरत बोली, हाँ, मैं खूब समझ गई। तुम वहाँ किस लिए जाना चाहते हो? कि तुम वहाँ अपनी जीप में बैठकर हमें तड़पता हुआ छोड़कर चले जाओ? नहीं मेरे चांद, मैंने पहले ही तुमसे ये कह दिया है कि अब मैं तुम्हें हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी। आओ मेरे पास बैठो। अब तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, बारिश में भीग जाने से तुम्हारा लिबास कितना तर हो रहा है। लाओ अपनी कमीज़ उतार कर मुझे दो, मैं इसे आग में सुखा दूँ। उस औरत के ममता भरे अल्फाज सुनकर एजाज को उसकी बात माननी पड़ी और उसने फ़ौरन अपनी गीली कमीज़ उतारकर उस औरत के हवाले कर दी। वो औरत एजाज की कमीज़ लेकर नीचे बैठ गई और एजाज भी उसके साथ ज़मीन पर उकड़ूं बैठ गया। उसके करीब ही बैठे हुए मर्द ने अपने आसपास से छोटी छोटी लकड़ियों और दरख्तों के सूखे पत्ते सामने मांद पड़ते अंगारों पर डालना शुरू कर दिए और उस औरत ने उसमें अपने मुंह से फूंक मारकर उन्हें जलाने की कोशिश शुरू कर दी। जब उस मर्द ने हस्बे ज़रूरत उन छोटी लकड़ियों और पत्तों को उठाकर जलने के लिए रख दिया, यकायक उसे अपने सामने झाड़ियों में से एक चितकबरा रंग मुतहर्रिक नजर आया और उसका हाथ जहां था वहीं रुक गया और उसकी निगाहें उस मुतहर्रिक रंग पर मरकूज होकर रह गई। वो एक लंबा और बहुत ही मोटा सांप था जिसके दुम और मुंह का हिस्सा झाड़ियों में छुपा हुआ था। सिर्फ बीच का धड़ एजाज को साफ नजर आ रहा था। चंद लम्हे बाद उस सांप ने बल खाकर झाड़ी से अपना मुंह बाहर निकाला और एजाज की तरफ देखा तो एजाज की खौफ और दहशत के मारे चीख निकल गई और अगले ही लम्हे वो चकराता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। सांप की शक्ल बिल्कुल इंसान की तरह थी, जो इंतहाई भयानक और हैबतनाक नजर आ रही थी। एजाज को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और सुबह के उजाले में अपने गिरदो पेश की हर चीज़ उसे साफ और वाज़े नजर आ रही थी। मगर वो ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया कि अपनी जो कमीज़ उसने उतारकर उस औरत को सूखने के लिए दी थी, उसकी वही कमीज़ खुद ब खुद उस वक्त उसके बदन पर मौजूद थी और वो सांप भी वहाँ से गायब हो चुका था, जिसके धड़ पर एक इंसानी चेहरा लगा हुआ था और जो इंतहाई भयानक नजर आ रहा था। फिर उसने अपनी निगाह उठाकर अपने चारों तरफ दूर दूर तक देखा तो वो भौंचक्का रह गया और ये सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक तिलिस्माती इलाके में भटक कर आ गया है। इसलिए उसके साथ रूनुमा होने वाले वाक़यात इस बात की निशानदेही कर रहे थे और इस वक्त वो जहाँ पर मौजूद था वहाँ उसे वो सड़क साफ नजर आ रही थी। वो उस सड़क पर खड़ी हुई अपनी जीप तक बमुश्किल वहाँ से 10 मिनट की पैदल मुसाफत तय करने के बाद पहुँच सकता था, जबकि रात को यही रास्ता उसके लिए पहाड़ बन गया था।
اور کافی دیر پیدل چلنے تک وہ یہاں تک آیا تھا۔ اعجاز نے مڑ کر اس جانب نگاہ ڈالی جہاں گزشتہ رات وہ مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا بھی کوئی وجود نظر نہیں آیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ جس جگہ انہوں نے آگ جلائی تھی وہاں اس وقت راکھ پڑی ہوئی تھی۔ اعجاز کو نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اب مزید لمحہ بھر کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا اس نے گوارا نہیں کیا، لہٰذا وہ جلدی سے چلتا ہوا جنگل سے ملحق میدانی علاقہ عبور کر کے واپس سڑک پر اپنی جیپ تک آ گیا اور بلا کسی تاخیر کے ٹول باکس سے اپنا مطلوبہ اوزار نکال کر اس کا ویل بدلنے میں مصروف ہو گیا اور انتہائی پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویل بدل کر فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اعجاز نے وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اپنی جیپ اسٹارٹ کی ہی تھی کہ اچانک اس کی جیپ کے سامنے وہ مرد اور عورت نہ جانے کہاں سے وارد ہو گئے۔ اس وقت ان دونوں کی حالت پہلے سے قدرے مختلف تھی۔ ان کے جسموں پر گرد و غبار سے بھرا ہوا میلا کچیلا لباس نہیں تھا جو انہوں نے رات کو زیب تن کر رکھا تھا، بلکہ اب وہ نئے اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی پزمردگی سرے سے غائب ہو چکی تھی اور اب وہ کافی پر رونق اور حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے جیپ کے سامنے آتے ہی فوراً ایک ساتھ چیخ کر کہا، اعجاز، تم ہم دونوں کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اعجاز نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، تاہم اس نے اپنی جیپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور وہ اپنے دل ہی دل میں ان سے خلاصی حاصل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ رات میں تو خوف و دہشت کی فضا میں ان سے ڈھارس حاصل کرنے کی خاطر ان کا مان رکھتے ہوئے انہیں واقعی اپنا ماں باپ تصور کر لیا تھا، لیکن اس وقت صبح کے اجالے میں ان کی اب کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اعجاز اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں اس آدمی کی آواز گونجی، کس سوچ میں پڑ گئے ہو اعجاز؟ ہاں، تم نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس آدمی کے بولتے ہی اس عورت نے بھی فوراً کہا، ہاں ہاں۔ اعجاز چونک کر بولا، آئیں آپ لوگ جیپ میں بیٹھیں۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی اور عورت جیپ میں چڑھ گئے۔ عورت کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھڑی بھی تھی، غالباً اس میں اس کے پرانے کپڑے رکھے ہوں گے۔ وہ لوگ جب اس کی جیپ میں سوار ہو گئے تو اعجاز نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی بیٹھتے پلٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اسے انتہائی مطمئن اور سرشار نظر آ رہے تھے۔ اس کی شاید یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے جس بیٹے کو مردہ سمجھ بیٹھے تھے وہ انہیں صحیح و سالم اور زندہ سلامت مل گیا تھا، لیکن اعجاز کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بچ جانے پر خوشی کا اظہار تو کر دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں سے کس طرح بچ جانے میں کامیاب ہو گیا اور موت کی دسترس سے نکل جانے کے بعد وہ اب تک کہاں رہا، کیونکہ ان کی باتوں سے اعجاز نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کے غم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل میں پھرتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اعجاز اس سانپ سے ڈر کر رات بھر جنگل میں بے ہوش پڑا رہا تو انہوں نے پلٹ کر بھی اس کی خبر نہیں لی، حالانکہ انہوں نے اپنی یہ خستہ حالت اپنے بیٹے کے یوں بچھڑ جانے سے بنا رکھی تھی۔ اعجاز کے ذہن میں اس وقت یہ تجسس ضرور پیدا ہوا، تاہم اس نے اپنا تجسس دور کرنے کے لیے ان سے کسی قسم کا سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس نے انہیں دیکھ کر صرف یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ وہ لوگ آرام سے بیٹھ گئے ہیں دوبارہ واپس مڑ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا اور جیپ اسٹارٹ کر کے بمشکل چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ پیچھے سے اس عورت کی آواز آئی، اعجاز، تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ ہم کیسے تمہارے ماں باپ ہیں کہ رات کو کپڑے بدل کر تم ہمارے پاس واپس نہیں آئے اور ہم نے تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں تو تمہاری ایک لمحے کی تاخیر پر بھی بے چین ہو جانا چاہیے تھا۔ اعجاز نے اس عورت کی آواز پر پیچھے مڑ کر اپنی ایک نظر اس عورت پر ڈالی اور اس کی بات پر کوئی دھیان دیے بغیر دوبارہ اس نے مڑ کر اپنی نگاہیں سامنے سڑک کی طرف مرکوز کر دی، لیکن اس کے کان پیچھے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ عاطف ہمارے پاس آن پڑا۔ عاطف کا نام سن کر اعجاز نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ عاطف کون ہے؟ عاطف ہمارا اور تمہارا ازلی دشمن ہے، کیا تم اسے بھول گئے؟ اس عورت نے کہا، ہم دونوں ظالم کے ڈر سے وہاں سے فرار ہو گئے اور ہم نے فرار ہو کر سڑک کے قریب ہی ایک درخت کے سائے میں پناہ لے لی تھی، اور پھر صبح ہوتے ہی ہم سڑک کے کنارے اس لیے آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یقین تھا کہ تم اپنی جیپ میں سوار ہو کر کسی بھی وقت یہاں سے گزر سکتے ہو۔ ان حالات میں تم سے دوبارہ ملنے کا ہماری نظر میں یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا، اور ہمیں خوشی ہے کہ اپنے اس طریقے پر عمل کر کے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اپنی اس کامیابی کو ناکامی میں اب ہم ہرگز تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ اس عورت کے منہ سے پروسوک لہجے میں نکلا ہوا آخری جملہ سن کر گھبرا گیا۔
क्योंकि वो उसके ऊपर एक नागहानी बला बनकर मुसल्लत हो गए थे और उनसे छुटकारा पाना एजाज के लिए अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। एजाज ये सोचने लगा कि उनकी गलत फहमी उस वक्त दूर कर देनी चाहिए थी जब उन्होंने उसे अपना बेटा समझा था, लेकिन ना जाने क्यों उसने मसलहतन खामोशी इख्तियार कर ली। मगर अब वो हकीकत बयान करते हुए झिझक रहा था, क्योंकि इस तरह उनके दिल को ठेस पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे लम्हे ही उसके दिल में यह ख्याल आया कि अगर उनके सामने वो हकीकत बयान कर भी दे तो भी वो उसकी बयान करदा हकीकत पर हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। एजाज ने गांव पहुंचकर अपनी जीप जब अपने घर के दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ी की तो वो दोनों मर्द और औरत चौंक उठे। उस औरत ने कहा, बेटा, ये किस घर के सामने तुमने जीप लाकर खड़ी कर दी है? अपने घर के सामने, एजाज ने जवाब दिया। लेकिन ये तो हमारा घर नहीं है। हो सकता है, मगर मेरा तो यही घर है। क्या मतलब? उस औरत ने एजाज की इस बात पर मुतजस्सिस होकर कहा, क्या कह रहे हो एजाज? तुम्हारा दिमाग तो कहीं ख़राब नहीं हो गया? नहीं, उस औरत की बात का जवाब देते हुए उसके शोहर ने कहा, मेरा ख्याल है कि एजाज अपनी यादाश्त खो बैठा है। हाँ, औरत ने गहरी सोच में डूबकर कहा, ज़रूर यही बात हो सकती है। न जाने आतिफ ने कौन सा ऐसा सितम एजाज पर ढाया है जिससे उसे इस हादसे से दो चार होना पड़ा। खैर, अब किसी न किसी तरह इसे अपने घर तो ले जाना ही पड़ेगा। हो सकता है वहाँ जाकर इसकी यादाश्त वापस आ जाए। उस आदमी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। नहीं, मेरी यादाश्त को कुछ नहीं हुआ। ये आप लोगों की सरासर गलत फहमी है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे यहीं छोड़ दें। और आप लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते तो जहाँ कहें आप लोगों को बस वहाँ छोड़कर आ जाऊँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, उस आदमी ने फ़ौरन मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा, क्योंकि वो पहले से ही ये जानता था कि किसी न किसी तरह एजाज को अपने घर ले आए। एजाज ने अपनी जीप स्टार्ट करके दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, अब आप लोग अपने घर का रास्ता बता दीजिए, मुझे किस तरफ चलना है? उस तरफ, उस आदमी ने अपने हाथ से दाएं जानिब वाली सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर एजाज ने अपनी जीप गामजन कर दी। थोड़ी देर बाद एजाज उस आदमी की रहनुमाई में एक खंडरनुमा मकान के सामने खड़ा था। उसके कुर्बो जवार में मैदान और खेत नजर आ रहे थे और आसपास में जो मकान थे उनका सिर्फ ढांचा ही दिखाई दे रहा था, जिनमें किसी इंसानी वजूद का कोई शायबा तक महसूस नहीं हो रहा था। जिस मकान के सामने एजाज ने अपनी जीप खड़ी कर रखी थी वो आसपास के मकानों में कदरे मुख्तलिफ था। यानी उसकी छतें सही सलामत थी और दीवारें भी अपनी जगह से टूट जाने की बजाय मुकम्मल तौर पर उठी हुई थी। ताहम वीरानी और खस्तगी उसके पूरे वजूद से टपक रही थी। जीप खड़ी होने के बाद सबसे पहले मर्द नीचे उतरा, फिर औरत, और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर एजाज को भी अपने साथ नीचे उतरने के लिए कहा, ताकि वो जिस मकसद के लिए एजाज को यहाँ लाए थे उसकी तकमील हो सके। एजाज ने उन्हें फ़ौरन वहीं छोड़कर वापस अपने घर जाना चाहा, लिहाजा वो उनके साथ जीप से नीचे उतरने में ले तो लाल से काम लेने लगा। लेकिन उनके बेहद इसरार के आगे उसकी एक न चली और उसे उनके साथ जीप से नीचे उतरना पड़ा। वो मर्द और औरत एजाज को अपने साथ लिए दरवाजे से मकान के अंदर दाखिल हो गए। एजाज दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही गहरे इस्तेजाब में पड़ गया, इसलिए कि वो मकान बाहर से जितना खस्ता और वीरान नजर आ रहा था, अंदर से कहीं ज्यादा पुररौनक और मजबूत दिखाई दे रहा था। कियारियों में खिले हुए रंग बरंगे फूल, दीवारों पर चढ़ी हुई खूबसूरत पीली और जाबजा फर्श पर तराश खराश की हरी भरी घास उसकी आंखों में तरावट और दिलो दिमाग को ताजगी बख्श रही थी। वो उनके साथ तवील राहदारी से गुजरता हुआ एक बड़े कमरे में आया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंखें खीरा हो गईं। कमरा इंतहाई साफ और शफाफ, जदीद और खूबसूरत साजो सामान से आरास्ता और पैरास्ता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बाहर से नजर आने वाला एक खस्ता हाल मकान का एक ऐसा भी कोई कमरा हो सकता है। उस आदमी और औरत ने एजाज को कमरे में से जाकर वहां पड़े हुए एक हसीन और आरामदेह सोफे पर बिठाया और कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए, जहां से आती हुई फरहत बख्श हवाओं ने कमरे की छत से लटकते हुए नए और झिलमिल करते हुए पंखों को चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो आदमी तो कमरे की खिड़की और दरवाजे खोलकर कहीं जा चुका था। अब कमरे में उसके साथ वो औरत रह गई थी। उस औरत ने भी अपने शौहर के जाने के थोड़ी देर बाद कहा, अच्छा मेरे चांद, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आती हूँ। यह कहकर वो औरत दरवाजे की तरफ बढ़ती गई कि अचानक उसने रुककर दोबारा एजाज से कहा, तुम जो चाहो तो सोफे पर बैठने की बजाय लेटकर आराम कर सकते हो।
یہ کہتے ہی وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس عورت کے جانے کے بعد اعجاز صوفوں کے ساتھ ہی اپنے سامنے ہی پڑے ہوئے ایک اعلیٰ قسم کے بیڈ کی طرف دیکھنے لگا، جس کا نرم و گداز گدا اس کے تھکے ہوئے جسم کو آرام پہنچانے کی دعوت دے رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے اعجاز صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے قریب آیا اور اپنے پورے وجود کو اس نرم و گداز بیڈ پر گرا دیا۔ بیڈ کی نرمی اور گداز پن نے اس پر ایک سرور کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ دفعتاً اعجاز کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نازک اور ملائم انگلیوں کی کنگھی اس کے سر کے بالوں میں پھیر رہا ہے۔ اس کے انگلیوں کے لمس نے اس پر طاری سرور کی کیفیت کو دو چند کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اسی کیفیت میں اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور وہ بہت ہی جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک خوبصورت چہرہ ابھرا۔ وہ ایک نوجوان اور حسین دوشیزہ تھی۔ وہ حسین دوشیزہ اس کے بیڈ پر اپنے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اتنی حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ لڑکی اعجاز کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی اور اعجاز کی زبان بھی کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اس کے تازہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند چہرے پر اس کی سیاہ بھنورے جیسی خمار آلود آنکھیں اسے مست و بے خود کیے دے رہی تھی۔ اچانک کمرے کے کسی گوشے میں دھم سے کوئی وزنی چیز آ گری۔ اعجاز کی توجہ فوراً اس آواز کی طرف مبذول ہو کر رہ گئی۔ اس دوران میں وہ دوشیزہ کھسک کر اعجاز کے انتہائی قریب آ گئی تھی۔ اس نے یہ اقدام شاید اس آواز سے خوف کھا کر اٹھایا تھا۔ اعجاز نے لیٹے ہی لیٹے ادھر ادھر دیکھا اور جب یہ یقین کر لیا کہ وہ آوازیں اس کا وہم ہیں تو پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ لڑکی اس کے چہرے پر جھکی سرگوشی کے انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، اعجاز، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ذرا غور سے دیکھو، میں تمہاری ساجدہ ہوں۔ ساجدہ؟ کون ساجدہ؟ اعجاز نے چونک کر جواب دیا، میں کسی ساجدہ کو نہیں جانتا۔ خوب، تم اتنی جلدی اپنی ساجدہ کو بھول گئے، ساجدہ نے کہا۔ میرا خیال ہے تم اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہو۔ اعجاز نے حیرت سے ساجدہ کے اس جملے کو دہرایا۔ پھر فوراً ہی اس کا ذہن اس عورت کے شوہر کی طرف دوڑتا گیا، کیونکہ اس نے بھی اپنی بیگم کے سامنے اپنے اسی خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ کر اپنے آپ سے کہا، اف، یہ کیا معاملہ ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ساجدہ کے منہ سے نکلے ہوئے چند لفظوں نے اعجاز کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ واقعی اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، اور وہ اپنی سوچ کے تحت اپنے ذہن پر زور دے کر ساجدہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود یہ جاننے میں ناکام رہا کہ ساجدہ کون ہے اور اس سے پہلے اسے اس نے کہاں دیکھا ہے۔ اعجاز سے جب کچھ نہیں بن پڑا تو اس نے اپنی پریشان کن نظریں ساجدہ کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ ساجدہ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بولی، اتنے پریشان مت ہو اعجاز، میں اب زیادہ دیر تک تمہیں اس پریشانی کے عالم میں نہیں رہنے دوں گی۔ میرے قرب سے ضرور تمہیں پرانی یہ باتیں یاد آنے لگیں گی۔ اس سے پہلے وہ دونوں جذبات کی رو میں آگے بڑھتے یکایک دوبارہ کمرے میں کسی وزنی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ پہلے کی طرح اعجاز کی توجہ اس آواز کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرے کے کسی بھی گوشے میں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اعجاز نے جب ہر طرح سے اطمینان کر لیا کہ کمرے میں زوردار آواز کے ساتھ کوئی چیز وارد نہیں ہوئی تو دوبارہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اعجاز کے لیٹنے کے بعد ساجدہ بھی، جو اس کے ساتھ ہی کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگی تھی، کچھ ہی دیر بعد اس کمرے سے بہت خوفناک قسم کی عجیب و غریب سی، خطرناک قسم کی کوئی ڈراؤنی سی سانپ کے پھنکارنے کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساجدہ اس آواز سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اعجاز سے لپٹ گئی۔ اس کا لپٹنا تھا کہ سانپ کے پھنکارنے کی آواز میں شدت آ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سارے کمرے میں بھونچال سا آ گیا ہو۔ سانپ بکھرے ہوئے انداز میں پھنکارتے ہوئے بیڈ کے بالکل قریب آ گیا۔ ساجدہ اپنی جان بچانے کے لیے اعجاز کو چھوڑ کر ذرا دور بیڈ سے صوفے پر بھاگ گئی۔ ساجدہ کے جاتے ہی سانپ کے پھنکارنے کی آواز اپنے معمول پر آ گئی۔ اعجاز اپنے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اور ساجدہ صوفے پر براجمان ہو کر اس سانپ کو ادھر ادھر کمرے میں تلاش کرنے لگے، لیکن نہیں، اس سانپ کی کہیں جھلک تک نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ اس کی آواز ضرور اس کمرے میں مسلسل گونج رہی تھی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز کمرے کے ایک گوشے سے آئی۔ آواز مدغم ہو گئی۔ اعجاز نے اپنی نگاہ اٹھا کر کمرے کے اس کونے کی طرف دیکھا جہاں سے دھماکے کی آواز آئی تھی، تو وہ بھونچکا ہو گیا۔ وہاں ایک موٹا اور لمبا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔
देखते ही देखते वो सांप मुतहर्रिक होकर लंबा हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ एजाज के बेड की तरफ बढ़ने लगा। सांप को अपनी तरफ आते देखकर एजाज की खौफ के मारे गिग्गी बंध गई। वो हैरत से सांप को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। साजिदा भी खौफ की वजह से सोफे पर एक जगह सिमट सी गई थी। फिर वो सांप इस अंदाज से अपने फन को जुम्बिश देने लगा कि जैसे वो एजाज पर हमलावर होने के लिए शस्त बांध रहा हो। सांप के ये तेवर देखकर एजाज पर कपकपी तारी हो गई। वो सांप की दस्तरस से निकलने के लिए पीछे की तरफ खिसका ही था कि एक बारगी सांप ने उसे बढ़कर उसे डस लिया। सांप के डसते ही उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। खौफ से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हलक से बाहर निकल आएगा। उसने फौरन कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन ना तो उसे वहां कोई सांप दिखाई दिया और ना ही साजिदा दिखाई दी। तब उसे एहसास हुआ कि जो कुछ उसके साथ पेश आया बल्कि वो हकीकत नहीं, महज एक ख्वाब था। एजाज का दिल जब काबू में आया और उसके होशो हवास बहाल हुए तो उसके तसव्वुर में ख्वाब में आने वाली साजिदा का चेहरा उभर आया और एक बार फिर उसने कमरे में चारों तरफ बगौर देखा कि शायद कहीं साजिदा हकीकत का रूप धार कर राम धमकी हो। लेकिन फौरन ही वो अपनी इस हिमाकत पर खिजल सा होकर रह गया। एजाज अब बेड से उठकर सोफे पर आ चुका था। वो सोचने लगा कि वो औरत और आदमी उसे कमरे में छोड़कर गए थे, लेकिन दोनों में से कोई भी वापस पलट कर नहीं आया था। वो ये सोच ही रहा था कि दरवाजे से वो औरत अपने हाथों में एक लंबी ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। उस ट्रे में एजाज के खाने के लिए अनवाउ इक़साम की चीज़ें रखी हुई थी। एजाज को भूख तो पहले ही लगी हुई थी क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था, लेकिन जब उसने ट्रे में मौजूद गरम गरम समोसे, कबाब और कटलस, चिकन फ्राई और खाने पीने की दीगर चीज़ें देखी तो उसकी भूख और चमक उठी। वो तकल्लुफ़ किए बगैर उन खानों पर टूट पड़ा। ट्रे में खाने के हर आइटम के 2-2 पीस रखे हुए थे और एजाज को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि खाने के किसी आइटम का एक पीस खाकर जब उसका दूसरा पीस उठाने के लिए वो ट्रे में नजरें डालता तो वो पीस वहां से गायब हो जाता। इस तरह खाने के कई आइटम के साथ ऐसा इत्तिफाक हुआ तो उसने पास ही बैठी उस औरत की तरफ मुड़कर देखा। ऐसा तो नहीं कि वो औरत भी उसके साथ खा रही है, लेकिन उसका ये शुबा उस औरत को देखकर दूर हो गया क्योंकि उस औरत का मुंह बंद था। ताहम किसी के मुंह से निकलने वाली चप-चप की आवाज़ ज़रूर उसके कानों में सुनाई दे रही थी। एजाज ने उस आवाज़ की तलाश में इधर उधर देखकर जब ट्रे में देखा तो वहाँ से खाने पीने की बाकी मानदा चीज़ें गायब थी और किसी के मुंह से खाने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। उस औरत ने ट्रे की तरफ देखा। अच्छा बेटे, ज़रा तुम और इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर वो औरत फ़ौरन अपनी जगह से उठी और ट्रे उठाकर दरवाजे की तरफ रवाना हो गई। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, कमरे में सरगोशी के अंदाज में ये आवाज़ उभरी, वाह क्या मज़ेदार खाने थे, खाकर लुत्फ आ गया। ये आवाज़ सुनकर एजाज ने अपने गिरदोपेश पर नज़र डाली, मगर वहाँ उसे कोई भी दिखाई ना दिया। अपने गिरदोपेश का जायज़ा लेने के बाद अभी वो सुकून का सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक उसके कानों में किसी मर्दाना कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ौरन इस तरफ देखा जिधर से कहकहे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो भौंचक्का रह गया। वहाँ एक मोटा सा सांप बैठा हुआ था। सांप को देखते ही एजाज के पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। इस बात से उसे और खौफ लाहक हो गया था कि वो सांप बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा हुआ था और एजाज को उससे जान बचाकर इस कमरे से बाहर भागना पड़ा तो बहुत मुश्किल था। ताहम एजाज उस कमरे से भागने की राह फरार तलाश करने लगा। एजाज बाहर जाने के लिए कोई मुनासिब और महफूज रास्ता तलाश कर ही रहा था कि यकबयक वो सांप दरवाजे से रेंगता हुआ एजाज की तरफ बढ़ने लगा। वो रेंगता हुआ जब बिल्कुल उसके करीब पहुंचा तो उसके होशो हवास गुम हो गए। वो बिला कुछ सोचे समझे उछलकर सोफे से नीचे उतरा और बर्क रफ्तारी से दरवाजे की तरफ भागा। एन उसी वक्त दरवाजे पर अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल होती उस औरत से जा टकराया, जिससे खाने की ट्रे उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गई और सारा खाना इधर उधर बिखर गया। लेकिन एजाज को उस मोजी सांप से बचकर वहां से भाग जाने की पड़ी थी, लिहाजा वो किसी की परवाह किए बगैर भागकर बाहर आ गया। बाहर उसकी जीप तो पहले ही मौजूद थी। वो फौरन उसमें सवार हो गया। वो जीप स्टार्ट करके ज़रा आगे बढ़ा ही था कि उसके सामने लंगड़ाता हुआ एक शख्स अचानक आ गया। उस शख्स की वजह से उसे अपनी जीप फौरन रोकना पड़ी। वो शख्स इंतहाई खस्ता हालत में था और उसने एक मैली और फटी हुई चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। एजाज को उसे देखकर न जाने क्यों उस पर तरस आ गया। एजाज ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाओगे? ये तुम्हारे पैर में क्या हो गया है?
جواب میں اس شخص نے کچھ کہنے کی بجائے اپنی نگاہیں اٹھا کر اعجاز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اعجاز کو اس کی نگاہوں میں اس کی بے بسی کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اس نے سمجھا کہ وہ شاید اپنا دکھڑا بیان کر کے اپنے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا، لہٰذا اس نے مزید اس شخص سے کچھ پوچھ گچھ کرنے کی بجائے اس سے کہا، آؤ تم میری جیپ میں آ کر بیٹھ جاؤ، تم جہاں کہو گے میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص لنگڑاتا ہوا جیپ کے دروازے تک آیا اور دوسرے ہی لمحے اعجاز نے اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر جیپ میں بٹھا لیا۔ وہ اعجاز کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میلا کچیلا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم اور کپڑوں سے بدبو سی اٹھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اعجاز کی سانس پھول رہی تھی۔ اعجاز نے جیپ فوراً اسٹارٹ کر دی تاکہ ہوا لگنے سے بدبو میں کچھ کمی آ جائے، لیکن بدبو تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اعجاز یہ سب کچھ اس شخص سے ہمدردی اور نیکی کی خاطر برداشت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ ایک موڑ پر پہنچی تو اس شخص نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فوراً اعجاز کو اس موڑ پر مڑنے کے لیے کہا۔ اعجاز نے اس شخص کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جیپ اس راستے پر موڑ دی۔ ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد پکی سڑک کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے آگے ایک جنگل اور بیابان اسے نظر آیا۔ اعجاز کو اپنی جیپ وہیں پر روک دینی پڑی۔ جیپ رکتے ہی اس شخص نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو اعجاز چونک بیٹھا۔ وہ جسے مسکین اور مصیبت کا مارا شخص سمجھ بیٹھا تھا، وہ تو انتہائی توان اور چاقو چوبند نوجوان دکھائی دے رہا تھا۔ اس شخص نے اپنے غصے بھری آنکھوں سے اعجاز کو گھورتے ہوئے کہا، تم کیوں رک گئے؟ ذرا اور آگے چلو۔ اعجاز نہ جانے کیوں اس کے تیور دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیپ کو کچے اور ناہموار راستے پر ڈال دیا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور جیپ بڑے بڑے درختوں اور جھاڑیوں سے گزرتی ہوئی متواتر آگے چلی جا رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اعجاز نے ہمت کر کے اس شخص سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ یہ تو جنگل ہے۔ کیوں، جنگل میں کیا کوئی مخلوق نہیں رہتی؟ اس شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ اعجاز اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا اور اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے جو اس سنسان اور ویران جنگل میں بسیرا کیے ہوئے ہے۔ وہ اس کے بارے میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ سامنے ایک بہت بڑا گڑھا آتے ہی اس کے پاؤں خود بخود بریک پر پڑ گئے تھے۔ اس شخص نے جیپ رکنے کے فوراً بعد کہا، بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، میرا ٹھکانہ یہیں ہے۔ وہ شخص یہ کہہ کر جیپ سے اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی اعجاز نے ریورس کرنے کے لیے جو ہی جیپ اسٹارٹ کی، اس شخص نے تحکمانہ لہجے میں کہا، خبردار، اپنی جیپ کو ذرا سی بھی ہلانے کی کوشش کی، میں تمہاری خاطر تواضع کیے بغیر تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ چلو اترو جیپ سے، میرے ساتھ چلو۔ اعجاز خوف کے مارے اس کی بات بالکل نہیں ٹال سکتا تھا، اور پھر وہ جیپ سے اتر کر اس شخص کے ساتھ ہو لیا۔ وہ شخص اب لنگڑا کر نہیں چل رہا تھا۔ اعجاز نے جھاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی پگڈنڈی پر اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے جب اطراف کا جائزہ لیا تو اسے وہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ وہ شخص اعجاز کو اپنے ساتھ لیے اب ایک گھنے درخت کے نیچے آ گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور اسے یہ پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں گزشتہ رات وہ ایک ہیبت ناک سانپ سے ڈر کر آج صبح تک بے ہوش پڑا رہا تھا۔ پھر اس نے سامنے اپنی نگاہ ڈالی تو اسے وہ سڑک بھی نظر آنے لگی جہاں اس نے رات کو جیپ کھڑی کی تھی، اور اس کا ویل ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے وہ اتنی افتاد میں پڑ گیا تھا۔ اعجاز کو واپس جانے کی جلدی پڑی ہوئی تھی اور وہ شخص اس کی خاطر کیے بغیر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس شخص کو بلا سبب اس درخت کے نیچے کھڑا دیکھ کر اعجاز نے کہا، تم یہاں کیوں رک گئے ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ میرا گھر یہی ہے۔ اس شخص کے جواب پر اعجاز اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ شخص ایک لمحے میں اسی سانپ کا روپ اختیار کر گیا جو اعجاز نے اس سے قبل اس آدمی اور عورت کے گھر میں دیکھا تھا۔ پھر اس سانپ کی شکل ایک انسانی چہرے میں تبدیل ہو گئی جو انتہائی بھیانک اور ہیبت ناک نظر آ رہا تھا، اور جسے اس نے رات کو اسی طرح وہاں جھاڑیوں میں سانپ کے دھڑ کے ساتھ لگا ہوا دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اعجاز کے حلق سے ایک ڈراؤنی چیخ نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی جیپ پر آ گرا۔ اس نے جلدی سے جیپ کو ریورس کر کے اس کا رخ واپسی کے راستے کی طرف کیا۔ بھاگتے بھاگتے ایک زوردار قہقہے کے ساتھ اس شخص کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اس وقت تو تم مجھ سے بچ کر نکل گئے، لیکن آئندہ میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ گاؤں میں واپس آ کر اعجاز ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس شخص کی آواز مسلسل اس کے خوف کا باعث بنی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس شخص نے اعجاز کی آنکھوں کے سامنے اپنا روپ بدل کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدرو ہے۔ اس بدرو سے خائف ہو کر اعجاز نے اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں محصور کر لیا تھا۔
लेकिन जब अपने घर में बंद हुए उसे 3 रोज गुजर गए तो एक उकताहट सी महसूस होने लगी। वो चौथे रोज अपनी जीप में बैठकर खेतों का मुआयना करने के लिए निकला, लेकिन वो भी आधे रास्ते तक ही गया होगा कि उसके जहन में अचानक साजिदा का ख्याल आया। हालांकि साजिदा का हकीकत से दूर तक भी वास्ता न था, वो उसे महज ख्वाब में नजर आई थी। ताहम उसके ख्वाब की शहजादी उसके जहन में अपना गहरा असर छोड़ गई थी। उसने फौरन अपनी जीप का रुख उस मकान की तरफ कर दिया जिसके एक कमरे में उसने वो हसीन ख्वाब देखा था। एजाज उस मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े हुए एक मुनासिब कदो कामत के एक शख्स ने, जिसने गहरे रंग का लिबास जेब तन कर रखा था, एजाज को सर से पैर तक शक भरी निगाहों से देखा और कहा, क्या तुम इस मकान में जाना चाहते हो? एजाज ने जवाब दिया, मगर इस मकान में तो कोई भी नहीं रहता, ये तो अरसा दराज से यूं ही बंद पड़ा है। ये क्या कह रहे हो? एजाज ने हैरत से उस शख्स की शक्ल देखते हुए कहा, मैं 3 दिन पहले इस मकान में आ चुका हूँ। यहाँ उधेड़ उम्र की एक औरत और उसका शौहर रहते हैं। रहते भी नहीं बल्कि रहते थे, उस शख्स ने एजाज के जुमले की तस्हीह करते हुए कहा, और उनके साथ उस औरत की एक नौजवान और खूबसूरत भांजी साजिदा भी रहती थी। साजिदा के नाम पर एजाज चौंक पड़ा। तुम 2 घड़ी बैठो, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ। साजिदा की बचपन में उसके बाप ने मुंह बोले भाई के लड़के आतिफ से मंगनी कर दी थी, लेकिन जवान होने के बाद साजिदा ने आतिफ पर यह तहमत लगाकर उसके साथ शादी से इनकार कर दिया कि वो आवार और बदमाश है। दरअसल साजिदा के माँ बाप रेल के हादसे में मर जाने के बाद उसकी खाला उसे अपने घर ले आई तो उसके खूबरू बेटे एजाज से मोहब्बत करने लगी। इस घर में जिस औरत और उसके बाप के रहने का तुमने अभी जिक्र किया था, वही साजिदा के खाला और खालू एजाज के माँ बाप थे। साजिदा को एजाज से इतना प्यार था कि उसने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया, और साजिदा के इस फैसले में एजाज के माँ बाप भी बराबर के शरीक थे। आतिफ को एजाज और उसके माँ बाप से नफरत हो गई क्योंकि उनका वजूद उसकी बेइज्जती का सबब बन गया था। इसलिए उसने अपने दिल में उनसे बदला लेने की ठान ली। एजाज परिंदों के शिकार का बड़ा शौकीन था, लिहाजा एक दिन एजाज जब परिंदों के शिकार के लिए उस जंगल में आया जहां वो शिकार किया करता था, तो पहले से उसकी घात में वहां बैठे हुए आतिफ का वो खुद ही शिकार हो गया। आतिफ ने उसका गला घोंटकर झाड़ी में फेंक दिया था। उस रोज शाम को जब एजाज शिकार से अपने घर वापस नहीं लौटा तो उसके माँ बाप उसे ढूंढते हुए उस जंगल में आए। आतिफ ने उन्हें भी पिस्तौल की गोली से मौत की अबदी नींद सुला दिया और उन दोनों की लाशों को घसीटते हुए एजाज की लाश के करीब डाल दिया। अब उसके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। वो अब घर जाकर साजिदा को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। वो अपने इस मकसद की तकमील के लिए जो ही आगे बढ़ा, एजाज ने करीब पड़ी हुई अपनी जैकेट की जेब से पिस्तौल निकालकर उसे ललकारा। वो जैसे ही एजाज की तरफ पलटा, एजाज ने उस पर फायर कर दिया। गोली आतिफ के सीने के आर पार हो गई थी, लिहाजा वो एक दर्दनाक आवाज के साथ अपने सीने को पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। आतिफ को क्या मालूम था कि एजाज गला घोटने से मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। आतिफ ने खून में लथपथ होकर मरते हुए अपने हाथ से छूटकर गिर जाने वाले पिस्तौल को दोबारा जमीन से उठाकर एजाज पर फायर कर दिया। उसकी भी गोली ठीक निशाने पर बैठी थी, लिहाजा एजाज आतिफ के साथ ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वो शख्स यहाँ तक कहकर रुक गया तो एजाज चौंका, इसलिए वो शख्स की बातें बड़े इत्मीनान से सुन रहा था। उस शख्स की बातें सुनकर एजाज की सारी उलझन दूर हो गई थी और वो सारी हकीकत जान गया था, लेकिन साजिदा के बारे में उसका तजस्सुस अभी भी बाकी था। उस शख्स ने थोड़े से तवक्कुफ के बाद एजाज के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, साजिदा अपने महबूब से बिछड़ जाने के सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन वो मरकर भी एजाज को नहीं भूली। उसकी रूह ने तुम्हें अपना महबूब समझ लिया है, इसलिए कि तुम साजिदा के महबूब एजाज के हम नाम भी और हम शक्ल भी हो, और यही हाल एजाज के माँ बाप की रूह का भी है। लेकिन मैं उसके माँ बाप और साजिदा की रूह की यह हसरत कभी पूरी नहीं होने दूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। क्या? एजाज ने खौफ से उछलकर उससे ज़रा दूर होते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे ख़त्म करने वाले? मैं आतिफ हूँ, जिसे साजिदा ने ठुकरा दिया था, उस शख्स ने गंभीर आवाज़ में कहा। यह कहते ही उसकी शक्ल भयानक हो गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एजाज ने जंगल में सांप के धड़ में लगी हुई देखी थी, और वो अपने मुंह से 2 लंबे और नोकीले दांतों को निकालकर एजाज का खून पीने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कबल इसके कि वो एजाज को दबोचकर अपने दांतों को उसकी गर्दन में पैवस्त करता, उस मकान से वो औरत और उसका शौहर
फौरन से बाहर निकलकर वहां आ गए। उनके पीछे पीछे वो साजिदा भी थी जिसे एजाज ने ख्वाब में देखा था। यकायक उन तीनों की शक्लें भी भयानक और खौफनाक हो गईं, और वो भी अपने लंबे 2 नोकीले दांतों को मुंह से बाहर निकालकर आतिफ की तरफ लपके। तो आतिफ की रूह फौरन वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही वो औरत और उसके शौहर की रूहें भी वहां से गायब हो चुकी थी। अब उस जगह सिर्फ साजिदा पहले की तरह हसीन व जमील दोशीज़ा के रूप में खड़ी एजाज की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। लेकिन एजाज एक लम्हे के लिए भी उसकी नज़रों के सामने ठहरने की हिम्मत न कर सका और फौरन अपनी जीप लेकर वहां से भाग निकला और सीधा अपने घर आकर दम लिया। लेकिन साजिदा का हसीन और दिलकश सरापा वो भूला नहीं था। साजिदा उसके मन में रच बस गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि साजिदा की रूह अब भी एजाज से मिलने आती है, लेकिन ये तो सिर्फ खुदा ही बेहतर तौर पर जानता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।